आज का एडिटोरियल का हेडलाइन है गल्फ विद इन। गल्फ यानी कि एक तो खाड़ी देश जो है आप वो जानते ही हैं आप लोग, लेकिन गल्फ का मतलब यहाँ पर जो है एक दरार, दरार जो अंदर ही हो चुका है उसके बारे में है। और ये आगे बढ़ने से पहले हम आपको आज फिर से वर्ड्स की तरफ ले चलते हैं। वर्ड्स पहले देख लेते हैं तो फिर आसानी होगी आपको समझने में। तो पहला वर्ड है, ये है कार्टेल। कार्टेल यानी कि ये एक एसोसिएशन होता है प्रोड्यूसर्स का, ताकि वो जो है ना कीमतों पर नियंत्रण रख सके, यानी कि वो एक मैनेजमेंट करते हैं, एक मैनिपुलेट करते हैं इस कीमत को। तो इसको सिंडिकेट भी कहते हैं, अलायंस कहते हैं, कंसोर्टियम कहते हैं। इसका एंड हो जाएगा कंपटीशन, राइवलरी या फिर फ्री मार्केट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब पाबंदी या बाधा या नियंत्रण, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, कर्व। एंड हो जाएगा फ्रीडम, लिबर्टी या फिर इंसेंटिव। बाईपास का मतलब दरकिनार करना, ठीक है ना, या बगल से निकल जाना। सर्कमवेंट, अवॉइड या साइड स्टेप। एंड हो जाएगा कन्फ्रंट, फेस या फिर इनकाउंटर। बेल वेदर का जो मतलब होता है जो आपके मार्ग को गाइड करने वाला या मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, अगुआ जिसको कहते हैं, लीडर, गाइड या फिर ट्रेंड सेटर। एंड हो जाएगा फॉलोअर, इमिटेटर या फिर अंडरलिंग, ठीक है ना। चेरी, चेरी का जो मतलब होता है ये CHARY है, चेरी। चेरी का मतलब होता है बड़ा कॉशियस, बड़ा रिलक्टेंट टू डू समथिंग, संकोची जिसको कह सकते हैं, सावधान जिसको कह सकते हैं, कॉशियस, वेरी या फिर सर्कमस्पेक्ट। एंड हो जाएगा बोल्ड, केयरलेस या फिर रैश। फनल का मतलब होता है दिशा देना, ठीक है ना, यानी टू गाइड और चैनल, ठीक है। तो इसका जो साइनो हो जाएगा वो चैनल होगा, डायरेक्ट होगा, रूट होगा, ठीक है। और एंटो हो जाएगा डिस्पर्स, स्कैटर या फिर वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है लेन देन संबंधी, मतलब आप इस हाथ दें और उस हाथ लें, यानी कि एक व्यापार का जो रिलेशन होता है वो उसके संबंध में बात हो रही है। ट्रांजैक्शनल रिलेशन होता है लोगों के बीच या देशों के बीच। तो एक्सचेंज बेस्ड या कमर्शियल या बिजनेस लाइक। इसका एंड हो जाएगा अल्ट्रुइस्टिक या फिर गिविंग या फिर चैरिटेबल। डिटेंट का मतलब होता है तनाव में कमी या सुधार भी कह सकते हैं, ईजिंग, रिकॉन्सिलिएशन या फिर एग्रीमेंट। एंड हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी या फिर टेंशन। अनरेवलिंग का मतलब होता है बिखरना, सुलझना, ये प्रोसेस ऑफ फेलिंग और कमिंग अपार्ट, दैट इज बिखरना या सुलझना। तो इसका जो साइनो है या डिसइंटीग्रेटिंग, फॉलिंग अपार्ट या कोलैप्सिंग। एंड हो जाएगा यूनाइटिंग, फिक्सिंग या फिर कंस्ट्रक्टिंग। फ्रेजाइल का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ही क्षण भंगुर जिसको कह सकते हैं, नाजुक, इसको कह सकते हैं डेलिकेट, ब्रिटल या फिर वल्नरेबल। एंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट या फिर ड्यूरेबल। स्पेयर कैपेसिटी मतलब अतिरिक्त क्षमता जिसको कह सकते हैं, एक्सेस, सरप्लस या फिर रिजर्व। एंड हो जाएगा शॉर्टेज, डेफिसिट या फिर लैक। डिफैक्टो जो होता है वो आपका ये क्या कहेंगे, एक वास्तविक या एक्चुअल रियल कह सकते हैं इसको। और इसका एंड हो जाएगा डिज्योर या फिर फॉर्मल, ठीक है। बज्ड का जो मतलब होता है टस से मस होना, यानी कि बज का मतलब एक तरीके से हिलना, ठीक है ना। तो इल्ड, स्टीर या फिर मूव। एंड हो जाएगा रेसिस्ट, स्टे या फिर स्टैंड फास्ट, ठीक है। अनसेड का मतलब अनकहा या गुप्त कह सकते हैं, नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इम्प्लिसिट, टैसिट या साइलेंट। एंड तो हो जाएगा एक्सप्रेस्ड, स्टेटेड या फिर एक्सप्लिसिट। दो का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ में जो है एक सुधार आना, या आपके बीच अगर तल्खी है या आपके संबंध खराब है तो वो उस संबंध में थोड़ा सा सुधार आते हैं तो उसको कहते हैं दो। तो दो का मतलब होता है संबंधों में सुधार, रिकॉन्सिलेशन, सॉफनिंग या फिर वार्न अप। एंड हो जाएगा फ्रीज, हॉस्टिलिटी या फिर कॉलनेस। जेनोसाइडल का मतलब होता है नरसंहार संबंधी या फिर विनाशकारी, जो भी कह सकते हैं आप। मास मर्डरस या फिर बारबेरिक या फिर ब्रुटल। एंड हो जाएगा ह्यूमैन, काइंड, प्रोटेक्टिव, ओके। कैलकुलेटिंग का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बड़ा मोटिवेटेड वे में कोई काम करे, एक्टिंग इन स्कीमिंग और मोटिवेटेड वे, कैलकुलेटिंग। तो स्कीमिंग, स्ट्रेटेजिक या फिर श्रूड मतलब कि स्वार्थी या गणनात्मक, मतलब सब कुछ क्या कहते हैं माप जोक के चले जो एकदम।
तो नाइव हो जाएगा इसका एंटो, सिंपल या फिर आर्टलेस। इल्ड तो अभी देखेंगे, इल्ड का मतलब एक तो परिणाम देना या लाभ देना, कभी कभी इसका मतलब झुक जाना भी होता है, तो वो भी देख लीजिएगा। प्रोवाइड, जनरेट या प्रोड्यूस, एंटो हो जाएगा डिनाई या फिर कंज्यूम या लूज। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचनात्मक, लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का जो यूज़ है वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा वहाँ पर क्या मतलब कि अर्थ निकल के आता है। यहाँ पर एक समझ लीजिए थोड़ा सा कि इसका मतलब होता है संरचनात्मक या कि ढांचागत, जिसको आप फाउंडेशनल कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कह सकते हैं, फॉर्मल भी कह सकते हैं। इसका एंटर हो जाएगा सुपरफिशियल, पेरिफेरल या फिर एक्सटर्नल। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। ये देखिए बज्ड ऊपर आया था, मतलब हिलना, मतलब टस से मस होना, यानी कि बेयरली बज, मतलब बिल्कुल टस से मस ना होना या जरा भी बदलाव ना आना। डिस्पाइट द मैसिव प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट बेयरली बज्ड ऑन इट्स न्यू पॉलिसी, यानी कि भारी विरोध के बावजूद जो है सरकार अपनी नीति से जरा भी पीछे नहीं हटी। दूसरा नंबर है चेरी ऑफ। चेरी के साथ ऑफ लगाते हैं, ऑफ समथिंग, ठीक है। टू बी वेरी कॉशियस और वेरी ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को लेकर बहुत सावधान होना या सतर्क होना। तो इन्वेस्टर्स आर ऑफन चेरी ऑफ पुटिंग मनी इनटू वोलेटाइल स्टॉक मार्केट्स। तो वोलेटाइल स्टॉक मार्केट्स में जो है ना अपना पैसा लगाने के में जो है ना उसके प्रति सतर्क रहते हैं इन्वेस्टर्स, जो निवेशक होते हैं। रैंपिंग अप का मतलब बहुत बार ये शब्द आया है। रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, भारी बढ़ोतरी करना, ठीक है। द कंपनी इज रैंपिंग अप प्रोडक्शन, वो उत्पादन का मतलब कि बढ़ोतरी कर रहा है ताकि हाई डिमांड को पूरा किया जा सके फॉर द न्यू फोन के लिए। बेटर ऑफ मतलब बेहतर स्थिति में होना। यू वुड बी बेटर ऑफ स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन अर्ली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब प्रतियोगिता पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी जल्दी शुरू करना जो है आपके लिए बेहतर होगा, या आपको बेहतर स्थिति में ला के रखेगा। वेदर द क्राइसिस या वेदर द स्टॉर्म, यानी कि संकट या मुश्किल समय से सफलतापूर्वक बाहर निकालना। वेदर एक तरीके से उसको आप जो है ना मतलब कि आप उसको मतलब उस चीज़ से आप उसको क्या कहेंगे, उसको झेलते हुए आप बाहर निकल जाते हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस आर फाइंडिंग इट हार्ड, ये जो छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं वो बड़ा इसके मतलब कि उसको कठिन हो रहा है इस क्राइसिस को से पार निकलना। कॉज्ड बाय सडन लॉकडाउन, यानी कि अचानक लगे लॉकडाउन के कारण जो है ना जो संकट पैदा हुए हैं ना उससे बाहर निकलने में या उसको झेलने में छोटे व्यवसायों को बड़ा कठिन हो रहा है। अनरेवलिंग ऑफ का जो मतलब होता है यानी कि किसी व्यवस्था या योजना का बिखर जाना या विफल होना। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आंतरिक एक तरह के जो संघर्ष हैं उसके वजह से लेट टू मतलब उसकी वजह से स्लो अनरेवलिंग ऑफ पॉलिटिकल अलायंस। ये क्या हुआ है जो पॉलिटिकल अलायंस है, राजनीतिक गठबंधन है, उसको धीरे धीरे बिखरने लगा है, ठीक है ना। अनरेवलिंग। वे ऑन का मतलब किसी पर बोझ बनना या भारी पड़ना, ठीक है। द हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है ना आर वेइंग ऑन द ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ये एक बहुत अच्छा शब्द है, बार बार यूज़ होता है इसका, यानी कि जो उच्च जो ब्याज दरें जो है वो छोटे उद्योगों के विकास पर वो भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। गल्फ विद इन समझ ही गए आप क्या होता है गल्फ विद इन का मतलब। तो इस मतलब कि एडिटोरियल को शुरू होने से पहले जो है मैं आपसे कुछ सवाल जो मेरा इस एडिटोरियल के बारे में है वो आप जानें। जैसे कि क्या तेल की राजनीति में जो है एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है? क्यों 58 साल पुराना साथ छोड़कर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुनिया के सबसे ताकतवर तेल संगठन ओपेक से बाहर निकल गया? और क्या सऊदी अरब और ईरान के बीच फंसा यह मध्य पूर्व अब भारत के लिए तेल की कीमतों का नया सिरदर्द बढ़ने वाला है? द हिंदू के आज के इस खास एडिटोरियल विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के उस चौंकाने वाले फैसले की जिसने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में खलबली मचा दी है। ओपेक से यूएई का बाहर निकलना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है बल्कि
इसके पीछे छिपे हैं सऊदी अरब के साथ बढ़ते मतभेद, ईरान के मिसाइल हमले और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ बदलती वैश्विक कूटनीति। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उत्पादन की जंग क्या है, यानी कि क्यों यूएई अब सऊदी अरब के नियमों पर नहीं चलना चाहता। दूसरा है सुरक्षा का संकट, यानी कि क्या ओपेक अपने ही सदस्यों की सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। तीसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्यों यूएई के बाहर निकलने के बावजूद तेल की कीमतें स्थिर है, क्यों लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। भारत पर इसका क्या असर होगा। तेल का आयात करने वाले देश के लिए इस डबल ब्लॉकेड, यानी कि ये जो दोहरी नाकाबंदी है, उसके क्या मायने हैं। बिना किसी देरी के चलिए गहराई से समझते हैं इस एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। Differences with Saudi Arabia and Iran's attacks led to the UAE exit from OPEC। ये जो मतभेद हैं, डिफरेंसेस जो हैं सऊदी अरबिया के साथ और ईरान के जो हमले हुए हैं, उसके वजह से लेड टू, उसके कारण जो है यूएई बाहर निकल गया है ओपेक से। ठीक है, आगे बढ़ें। The UAE has withdrawn from the organization of the petroleum exporting countries, that is OPEC। UAE जो है वो बाहर निकल गया है, वापस हाथ खींच लिया है अपना। ठीक है, अपनी सदस्यता जो है वापस ले ली है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि पेट्रोल के निर्यात करने वाले जो देश का जो संगठन है ओपेक, उससे अपनी सदस्यता जो है वापस ले ली है एक तरीके से, या उसमें मतलब क्या कहेंगे आप, सदस्यता ही वापस ले ली। विड्रॉन मतलब वापस ले लेना। ये एक कार्टेल है, ये एक ऐसा समूह है, ठीक है ना। ये एक कार्टेल जो होता है ना, वो क्या कहेंगे आप, एक मतलब कि ये तय करता है सारा तेल की कीमतों को, वो नियंत्रण में अपना रखना चाहता है कि तेल की कीमतें कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी नहीं मतलब कितनी घटनी चाहिए। ये मतलब एक तरीके से ना पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो तेल की कीमतें हैं उसको ये तय करने में या उसको मैनिपुलेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये एक कार्टेल है जिसे इट मतलब यूएई ने ज्वाइन किया था 1967 में, एंड ओपेक प्लस, ठीक है ना, ओपेक प्लस को भी, ठीक है ना, यानी कि ये ओपेक एक कार्टेल जिसमें जो है ये 1967 में शामिल हुआ था और ओपेक प्लस से अपनी इसने जो है सदस्यता वापस ले ली है। ठीक है, इट वॉज ओपेक्स फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये बोल रहा है कि यह जो ओपेक का ना, ये जो संगठन का जो है ना, ये क्या था, ये आपका चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है ना, चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। ये लगभग कितना करता था, 3.12 मिलियन बैरल्स पर डे, प्रतिदिन जो है 3.12 मिलियन बैरल्स उत्पादन करता था ये। ठीक है, एंड इट्स थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, और इसका जो ना ये तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी था, यानी 2.88 MBD, लगभग 3, ठीक है ना, इन 2025। ठीक है, बिहाइंड सऊदी अरबिया एंड इराक, मतलब इसके पहले कौन थे, सऊदी अरबिया और इराक, मतलब इराक, सऊदी अरबिया और इराक के बाद जो है इसका तीसरा नंबर था। ठीक है, द एमिरेटीज़ मतलब यूएई, ठीक है ना, यूएई जो है यानी कि अमीराती जिसको कह सकते हैं, क्लियरली शॉट टू फ्री देमसेल्व्स। उसने मतलब कि क्या कहेंगे आप, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से जो है ना वो चाहते थे क्या करना है, अपने आप को अलग करने और प्रोडक्शन कॉन्स्ट्रेंट से, यानी कि प्रोडक्शन उत्पादन पर लगे जो पाबंदी है उससे अपने आप को फ्री करना चाहते थे। सेट लार्जली, जिसे कि निर्धारित किया गया था अधिक से अधिक रूप से बाय द कार्टेल्स डोमिनेंट प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया, यानी कि ये जो मतलब कि उन बाधाओं से वो मुक्त करने की ये जो है कोशिश है या वो चाहते थे, जो मुख्य रूप से कार्टेल के जो प्रमुख उत्पादक हैं सऊदी अरब, उनके द्वारा निर्धारित किए गए। सेट का मतलब निर्धारित किया गया था, ये कॉन्स्टेंट्स लार्जली प्रमुख रूप से बाय कार्टेल्स के, ये जो कार्टेल ये जो समूह है उसके जो डोमिनेंट यानी कि एक कह सकते हैं प्रमुख जो उत्पादक हैं सऊदी अरबिया के द्वारा।
अब आगे कहा जा रहा है कि विथ सिग्निफिकेंट स्पेयर कैपेसिटी का मतलब हमने अभी आपको बताया ही था, मतलब तेल निकालने की जो क्षमता है ना वो अतिरिक्त है इनके पास। तो विथ सिग्निफिकेंट ये यूएई के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि इसके कॉमा के बाद देखिए ये इसका सब्जेक्ट है। तो विथ सिग्निफिकेंट स्पेयर कैपेसिटी, इसके पास जो है ना एक अच्छा खासा एक मतलब कि क्या कहेंगे अतिरिक्त जो तेल निकालने की क्षमता के साथ जो है जो यूएई है यानी कि एमिरेटीज़ जो हैं उनका ये मानना है कि दैट दे आर बेटर ऑफ, कि वे अच्छी स्थिति में होंगे विद द ऑटोनॉमी, मतलब अगर उनको ऑटोनॉमी मिलता है टू रैम्प अप एक्सपोर्ट्स, ताकि वो जो है ना एक्सपोर्ट्स को रैम्प अप कर सके, बढ़ा सके। कैपेबिलिटी ये एक ऐसी क्षमता है नाउ कॉन्स्टेंट जो मतलब कि एक तरीके से बाधित है बाय द डिफेक्टो क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर समझिए ये जो मतलब कि क्षमता, मतलब कि तेल निकालने की क्षमता जो अमीरातियों को जो इससे उनको लगता है या उनका मानना है कि वह निर्यात बढ़ाने की जो स्वायत्ता के साथ वो बेहतर स्थिति में है, बेटर ऑफ स्थिति में, ठीक है ना, बेटर ऑफ मतलब अच्छे स्थिति में है। ठीक है, एक ये जो है एक ऐसी क्षमता है, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो मतलब कि क्या कहेंगे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो है ना वास्तविक बंद होने से जो है बाधित है, क्योंकि ये जो है अभी कॉन्स्ट्रेंट है बाय द डिफेक्टो क्लोजर, मतलब कि वास्तविक रूप से ये क्लोजर है, ठीक है, बंद होने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। द लार्जेस्ट डिसरप्शन टू ऑयल सप्लाई इन हिस्ट्री, ये जो है इतिहास में तेल आपूर्ति के सबसे बड़े व्यवधान कह सकते हैं इसको आप। फॉलोइंग किसके बाद, फॉलोइंग यूएस इजराइल अटैक्स ऑन ईरान, यानी कि ईरान पर यूएस और इजराइल के हमले होने के बाद, ठीक है ना, ये जो है लार्जेस्ट डिसरप्शन टू ऑयल सप्लाई इन हिस्ट्री, इतिहास में ये सबसे बड़ा व्यवधान है तेल को लेकर। ठीक है, तो इसके वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हो गया है, ठीक है, तो ये क्षमता जो है ये बाधित हो गई है, क्योंकि ये अब जो है वो एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि दोनों तरफ से नाकेबंदी कर रखा है दोनों ने। ये बात हो रही है। तो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो है ये जो है एक इसका क्या कहेंगे आप जो शेयर मार्केट में जो इसका एक क्रूड प्राइसेस का जो एक लिस्टिंग होता है, जिसमें जो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो है वो बेयरली बस्ट, वो नहीं हिला, मतलब कि एकदम बिल्कुल उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऑन द अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट जब सामने आया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। रिवीलिंग जो ये दर्शाता है, ये सामने लाता है हाउ हैवली द स्ट्रेट क्राइसिस वेज ऑन द मार्केट, कि कितना ज़्यादा जो मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो क्या कहेंगे आप मार्केट पर जो असर है या उसका जो संकट जो है वो बाज़ार पर कितना भारी पड़ रहा है, ये बताता है, रिवील करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। बट वंस द यूएई वेदर्स दिस क्राइसिस, अब वेदर्स यहाँ पर वहाँ पर देखे थे ना, वेदर दिस क्राइसिस, वेदर दिस स्टॉर्म, वही चीज़ है, मतलब कोई चीज़ से जो है संकट से बाहर निकलते हैं। लेकिन एक बार यूएई इस संकट से बाहर निकल जाता है तो वेदर थ्रू द स्ट्रेट्स और रीओपनिंग, चाहे वो जो है यहाँ चाहे वो स्ट्रेट के रीओपनिंग के माध्यम से हो, यानी कि स्ट्रेट का फिर से खोले जाने के माध्यम से हो, या फिर जो है रूटिंग मोर क्रूड थ्रू अ पाइपलाइन बाईपासिंग हॉर्मुज, या फिर जो है आप कह सकते हैं हॉर्मुज को जो है बाईपास करते हुए, यानी दरकिनार करने वाली जो पाइपलाइन के माध्यम से हो। ठीक है ना, पाइपलाइन के माध्यम से जो है अधिक कच्चे जो तेल हैं उसको भेजकर हो। तो एनालिस्ट जो है उनका यह मानना है या उनका ये अनुमान है कि दैट इट कुड लिफ्ट प्रोडक्शन, कि यह जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बाय रफली लगभग 1 मिलियन बैरल्स अ डे, मतलब एक दिन में जो है ना 10 लाख बैरल प्रतिदिन ये वृद्धि कर सकता है। वाइल सऊदी अरबिया, अब कहा जा रहा है कि सऊदी अरबिया जो कि इसके डोमिनेंट ये हैं, एक यूनिट है ओपेक का,
वाइल सऊदी अरबिया जो कि वे ओपेक का बेलवेदर है, ओपेक का एक तरीके से अगुआ है, लीडर है, मार्गदर्शक है, ठीक है, हैज़ रिमेंड चेरी, वो मतलब कि अभी भी क्या कहेंगे आप, सतर्क रहा है किस चीज़ के बारे में, ऑफ ओवर सप्लाई, यानी कि ओवर सप्लाई समझते हैं ना, अत्यधिक आपूर्ति के प्रति यह सतर्क रहा है, एंड शॉर्ट टू कीप प्राइसेस हाई, और उसने जो है प्राइसेस को यानी कीमत को जो है ऊपर रखने की कोशिश की है। शॉर्ट मतलब कोशिश करना। द यूएई हैज़ लॉन्ग पुश्ड फॉर हायर प्रोडक्शन, जबकि यूएई जो है यानी कि जो अभी बाहर निकला है, यानी कि अमीरात जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो हैं, वो लंबे समय से जो है वो हायर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, मतलब कि क्या कहेंगे आप, ये जो हायर प्रोडक्शन मतलब कि ज़्यादा एक तरीके से जो लंबे समय से जो है ना, जो मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो है उसने दबाव डाला है फॉर रेवेन्यूज़ के लिए, ताकि राजस्व आ सके, दैट इट इंटेंड्स टू फनल, जो जिसे जो है इसका इरादा है कि उसको लगाना इनटू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और अदर डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, ताकि वो जो है इस राजस्व को एआई जैसे बुनियादी ढांचे और अन्य विविधीकरण जो मतलब विविधीकरण मतलब कि एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में वो लगा सके, इससे जो पैसे आए, ठीक है ना। अनसेट इन द यूएईज, ठीक है, ये जो यूएई के जो मूव है, यानी कि जो अभी इन्होंने जो कदम जो लिए हैं इसने, उसमें ये मतलब कि अनकहा है, एक तरीके से अनकही बात है। वो क्या है, वो है इसकी फ्रस्ट्रेशन, इसकी हताशा विथ किसके साथ, विथ व्हाट इट सीज एज अ लैक ऑफ कार्टेल वाइड कोऑर्डिनेशन इन रिस्पॉन्डिंग टू ईरान्स मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स ऑन गल्फ ऑयल एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़, यानी कि अनसेड, यानी कि जो कही नहीं गई है, अनकही है इस यूएई के मूव में, इस यूएई के कदम में, वो है इसके फ्रस्ट्रेशन, इसके जो हताशा है इस चीज़ को लेकर है कि जो मतलब व्हाट इट सीज, जो यह देखता है एज अ लैक ऑफ कार्टेल वाइड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये जो समूह का जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसकी कमी को देखता है, किस चीज़ के मामले में, इन रिस्पॉन्डिंग टू ईरान्स मिसाइल एंड ड्रोन अटैक ऑन गल्फ ऑयल एंड मिलिट्री फैसिलिटीज़, यानी कि जो गल्फ ऑयल में और जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ में जो ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे थे, उसको जवाब देने में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गल्फ कार्टेल का, ठीक है, यानी कि सारे जो ओपेक कंट्रीज़ का, उसकी कमी वो देखता है, और ये कमी जो है ना उसके लिए ये हताशा है, जो इस हताशा, जो यही हताशा जो है उसके इस जो लेटेस्ट जो मूव है, जो डेवलपमेंट है, उसमें देखा गया है, या ये अनकही बातें हैं, ठीक है ना। ईरान इज़ ऑल्सो अन ओपेक मेंबर, अब कहा जा रहा है कि ईरान भी जो है ना वो भी ओपेक मेंबर है। द एमिरेटीज़ हैव ऑल्सो डिफर्ड, एमिरेटीज़ जो ना, यानी कि हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा डिफर्ड किया है, मतभेद है उनका सऊदीज़ के साथ ऑन एक्सटर्नल इंटरवेंशंस इन यमन एंड सूडान। तो ये जो अमीरातीज़ के हैं, यानी कि कहने की ये बात है, जो यूएई है और सऊदी अरब के बीच जो है ना, यमन और सूडान के युद्ध में जो है ना दखल देने को लेकर भी गहरे मतभेद है, एक कड़ा मतभेद इन्होंने जो है एक बना रखा है। द यूएई ऑल्सो सिक्स क्लोजर, ठीक है, यूएई जो है वो चाहता है एक तरीके से क्लोजर टाइज चाहता है इज़राइल के साथ देन मोस्ट गल्फ स्टेट्स, यानी कि बाकी खाड़ी देश जो हैं उनके अपेक्षा यूएई जो है मतलब कि इज़राइल के साथ एक क्लोजर टाइज चाहता है, यानी कि एक दोस्ती का हाथ या घनिष्ठ संबंध चाहता है, विच रिमेन अनकम्फर्टेबल, ये स्टेट्स, ये अन्य जो खाड़ी देश है ना उसके लिए वही चाह रहा है, जो अनकम्फर्टेबल लगते हैं, यानी कि एक तरीके से असहज बने हुए हैं विथ एनी डॉग, किसी भी प्रकार के सुधार से, गिवन इजराइल्स जेनोसाइडल एक्शंस इन गाजा एंड इट्स अटैक्स ऑन ईरान एंड लेबनान। गिवन का मतलब होता है कंसिडरिंग,
तो इजराइल के जेनोसाइडल एक्शन जो है, विनाशकारी जो एक तरीके से कहिए कार्रवाई जो है गाजा में, और जो इसके जो हमले हुए हैं ईरान और लेबनान में, उसको देखते हुए ये जो मतलब कि एक तरीके से जो दौ है, दौ मतलब एक जो संबंध में जो सुधार है या किसी भी प्रकार का जो सुधार है उसको लेकर जो है ये देश जो हैं, जो बाकी बचे हुए देश जो हैं, वो काफ़ी असहज महसूस करते हैं या असहज बने हुए हैं। ठीक है, रिमेन अनकंफर्टेबल। ठीक है, द यूएस अब कहा जा रहा है अमेरिका के बारे में। यूएस जो कि एक नॉन ओपेक मेंबर है एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, और दुनिया का सबसे बड़ा मतलब ऑयल प्रोड्यूसर भी है, और इसका जो है मतलब कि कैपेसिटी है 13.6 MBD का, हैज़ लॉन्ग व्यूड, इसने जो है लंबे समय से जो है इसने क्या कहेंगे आप, इसने देखा है या किस चीज़ को, कार्टेल के जो प्राइस सेटिंग को अनफेवरेबली देखा है। यानी कि अमेरिका जो है लंबे समय से कार्टेल के जो मूल्य निर्धारण की जो एक सिस्टम है उसको जो है प्रतिकूल रूप से देखता रहा है लंबे समय से। एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटेडली, और प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उसने बार बार जो है इसे प्रेस किया है टू पंप मोर इट, मतलब ओपेक को। ठीक है ना, तो इसको जो है अधिक से अधिक मतलब कि तेल निकालने के लिए दबाव बनाया है, प्रेस्ड किया है, मतलब दबाव बनाया है। द यूएई जो है परहैप्स कैलकुलेट्स, यूएई जो है शायद वो कैलकुलेट करता है या कह सकते हैं आप कि यह सोच रहा है, यहाँ सोचना ही हुआ, कैलकुलेट मतलब सोचना ही हुआ, तो मतलब कि गणना करता है कि दैट अलाइनिंग विथ वाशिंगटन, यानी कि वाशिंगटन के साथ जाने से क्या होगा, विल इल्ड बेनिफिट्स, ये लाभ होगा इसके प्रोडक्शन के लिए और पाइपलाइन एम्बिशंस के लिए। दो हालांकि मिस्टर ट्रम्प का जो ट्रांजैक्शनल एंड मर्क्यूरियल फॉरेन पॉलिसी जो है वो कोई भी गारंटी नहीं देता है। ठीक है ना, यानी कि मिस्टर जो ट्रम्प हैं उसके जो लेन देन वाली और जो मर्क्यूरियल यानी कि अस्थिर जो विदेश नीति जो है वो बहुत कम यानी कि न के बराबर जो है गारंटी देता है इस बात की। द यूएईज एग्जिट, ये जो यूएई का जो बाहर जाना है ओपेक से, यह भी दर्शाता है स्ट्रक्चरल इशू, यहीं पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जो है ना, यहाँ पर संरचनात्मक इसको नहीं कहिए, इसको जो है ना एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। वो क्या है, ओपेक का जो शेयर है ऑफ ग्लोबल क्रूड ड्रॉप टू 36.7% इन 2025, यानी कि 2025 में जो है ना वैश्विक कच्चे तेल में ओपेक की हिस्सेदारी गिरकर 36.7% रह गई। ठीक है, एंड विथ हॉर्मुज शट, और हॉर्मुज के बंद होने से प्राइसिंग पावर जो है ना वो शिफ्ट हो गई है, अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के पास चला गया है इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि हॉर्मुज के बंद होने के साथ जो है जो मूल्य निर्धारण करने की जो शक्ति है ना वो अल्पकालिक रूप से जो अमेरिकी उत्पादकों के पास चली गई है। ओपेक विल कंटिन्यू, ओपेक जो है ये जारी रखेगा बट विथ अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू सेट प्राइसेस। ठीक है, यानी कि ओपेक तो जारी रहेगा, यानी कि ओपेक बना तो रहेगा, लेकिन अब उसके पास जो है ना पहले जैसी ताकत नहीं होगी कि वो अपनी मर्जी से तेल की कीमतें तय कर सके। तो ये कहने की बात है, अब विथ अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू सेट प्राइसेस, अब सेट मतलब प्राइसेस को सेट करने की जो है ना जो उसकी क्षमता है वो रिड्यूस्ड रहेगी, कम रहेगी। फॉर नेट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, जो एकदम शुद्ध आयातक जो देश हैं, जैसे कि इंडिया जैसे जो देश हैं जो पूरी तरह से आयात करते हैं तेल का, हाउएवर हालांकि द इमीडिएट थ्रेट इज नॉट कार्टेल्स अनरेवलिंग बट द डबल ब्लॉकेट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, एंड द फ्रेजाइल इन द ईरान यूएस सीजफायर, यानी कि मतलब भारत जैसे जो शुद्ध आयातक तेल आयातक देश के लिए ना जो तत्काल जो अभी इमीडिएट जो थ्रेट है, तत्काल जो खतरा जो है वो क्या है, कार्टेल का बिखरना नहीं है, अनरेवलिंग नहीं है, बल्कि ये जो है ना डबल ब्लॉकेट जो इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यानी कि हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो दोहरी नाकाबंदी है ना,
और ईरान और यूएस का जो सीज़ फायर है यानी संघर्ष विराम जो है वो बड़ा नाजुक है, वो एक बड़ा खतरा है, ठीक है। अनलेस अ न्यू जियोपॉलिटिकल डिटेंट इमर्जेस, डिटेंट में शांति एक तरीके से कहिए इसको, तो जब तक जो है अनलेस एक नया जियोपॉलिटिकल डिटेंट उभरता है बिटवीन ईरान एंड द गल्फ स्टेट्स, यानी कि जब तक जो है ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक नया भू राजनीतिक डिटेंट यानी कि शांति या कह सकते हैं सुधार नहीं उभरता, तो वॉलेटिलिटी जो है वो बना रहेगा, यानी कि एक तरीके से क्या कहें अस्थिरता जो है वो बनी रहेगी, जो थ्रेट करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अनफोल्ड्स विद इन ओपेक, यानी कि रिगार्डलेस मतलब इसकी परवाह किए बिना कि ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालती रहेगी, यानी कि ओपेक के भीतर कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह जो है थ्रेट करेगा एनर्जी सिक्योरिटी को, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यह सुरक्षा के लिए खतरा है चाहे ओपेक के अंदर कुछ भी हो, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी विल परसिस्ट थ्रेटनिंग, ये थ्रेट करेगा किसको, एनर्जी सिक्योरिटी को, ठीक है ना, ऊर्जा के जो सुरक्षा को ये थ्रेट करेगा, भले ही कुछ भी हो व्हाट अनफोल्ड्स विद इन ओपेक, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस जिसमें जो है यूएई का जो ओपेक से बाहर निकलना इस बात का साफ संकेत है कि अब खाड़ी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सिर्फ तेल के भरोसे नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक और एआई के दम पर चलाना चाहते हैं। लेकिन असली चुनौती ओपेक का बिखरना नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच का वो तनाव है जिसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मुज को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया है, जो कि आप लास्ट लाइन में देखें। जब तक मध्य पूर्व में शांति का कोई ठोस रास्ता नहीं निकलता तब तक भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या यूएई का यह फैसला सही है या इससे खाड़ी देशों की एकता कमजोर होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको द हिंदू का यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का जरूर दबाएं ताकि अगला एडिटोरियल आपसे मिस ना हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।